हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ रुपेश कुमार मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र और खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने केएस पुट्टास्वामी जो आधार केस था उसके बारे में बहुत ही डिटेल में जाना। मुझे नहीं लगता है कि मैंने उस वीडियो में जितना इंटरप्रेट किया आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। पर्टिकुलरली मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से वहाँ पर एक्सप्लेन किया है ताकि हर एक स्टूडेंट्स उसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकें। तो मेरा प्रयास रहता है कि अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों तक पहुँचे ताकि आप लोग उसका एडवांटेजेस ले सकें। आगे तो मैं स्टार्ट करने ही वाला हूँ। उससे पहले बता दूं कि जो लोग आप लोगों में से जो लोग चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में बेल आइकन है प्रेस करके रखिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आप तो सबसे पहले पहुँचे। हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए इंडियन पॉलिटी का लगातार जो सेशन चल रहा है, आर्टिकल्स का डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ साथ हम लोग केस को भी डिस्कस कर रहे हैं। केस को डिस्कस करने से क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से क्लियर होगा आपको, क्योंकि बिना केस को समझे हुए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को समझे हुए आर्टिकल से उसको रिलेट कर पाना इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दैट्स वाई आप लोगों को केस में बता रहा हूँ और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस केस को एग्जामिनेशन में अपने मेंस की कॉपी में मेंशन करते हो तो ये आपके लिए एक बूस्ट होगा मार्क्स में, जो आपको करना ही है परीक्षा में। इसलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी रखिए सब केस के बारे में। तो नाउ लेट मी स्टार्ट। देखिए, एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र का केस आर्टिकल 21 से पर्टेन करता है। ये मतलब कि संबंधित आर्टिकल 21 से है, जो हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी है, जिसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था उसका स्टेटमेंट कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के अनुसार ही उनको जो है सो सजा दिया जा सकता है। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने बोरो किया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक है, चलिए। तो एमपी शर्मा का क्या केस था इसमें हम लोग जानते हैं। एमपी शर्मा के केस में सर्च एंड सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ सम डालमिया ग्रुप, मतलब इस केस में डालमिया ग्रुप जो था ना, उस पर जो है सो कहने का मतलब आरोप लगा था, ब्लेम लगा था कि वो पैसे की हेरा फेरी। हम लोग इसे हिंदी में समझेंगे, एक्सप्लेनेशन मेरा हिंदी में रहता है और यहाँ पे सारा कुछ आपको शॉर्ट में इंग्लिश में मेंशन कर दिया गया है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले भी छात्र इसका फ़ायदा ले सके और हिंदी मीडियम वाले भी छात्र हैं, उनको कहीं ऐसा नहीं है कि लगे कि सिर्फ इंग्लिश में यहाँ पे बताया जा रहा है। दैट्स वाई स्टेट पीसीएस के हर एक छात्र छात्रा या फिर अभी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो इसमें डालमिया ग्रुप पर यह आरोप लगा कि वो पैसे की हेराफेरी और बाकी जैसे कि मेल प्रैक्टिसेस वगैरह कर रहे हैं और जिसे छुपाने के लिए वो जाली डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है सो जमा कर रहे हैं। मतलब कि बैलेंस शीट्स, पैसे की हेराफेरी कर बैलेंस शीट और जाली डॉक्यूमेंट्स जो है सो शेयर होल्डर को दिखा रहे हैं, कंसील कर रहे हैं। ये था डालमिया ग्रुप पर यह आरोप लगा था, डालमिया ग्रुप पर। ठीक है, इससे ग्रुप कंसर्न हो गया, विच मीन्स समूह बहुत सारा चिंतित हो गया। यार इतना बड़ा बात है, पैसे की हेरा फेरी कर सरकार के पास में जो है सो ऐसे ये लोग जमा कर रहे हैं, गलत चीज़ों को दिखा रहे हैं, बैलेंस शीट को, शेयर होल्डर को। तो इस पर क्या हुआ, इसके लिए है जो प्रूव मेल प्रैक्टिसेस विद इन द कंपनी एंड अटेम्प्ट्स टू कंसील फ्रॉम शेयर होल्डर्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स बाय सबमिटिंग फॉल्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो अभी मैंने बताया, फॉल्स अकाउंट और बैलेंस शीट को वो दिखा रहे हैं। तो गवर्नमेंट इस पर एक्शन में आई और गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन का आदेश दिया। गवर्नमेंट पूरा फॉर्म में आ गई यहाँ पे। तो एफआईआर लॉन्च किया गया। एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड। कब किया गया? तो 1953 में एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाता है इस डालमिया ग्रुप पर। उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब डीएम, उन्होंने इश्यू करा वारंट सर्च एंड सीजर का। सर्च एंड सीजर का वारंट इश्यू किया गया सर्च अभियान चलाने के लिए डालमिया ग्रुप पर। उसके बाद जो है सो ये क्या हुआ, जब वारंट इश्यू किया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, तो 30 से ज़्यादा जगहों पर, विच मीन्स 34-35 जगहों पर डालमिया ग्रुप का जो है, डालमिया ग्रुप के 30 से 34 जगहों पर सर्च एंड सीजर का अभियान चलाया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर। समझ आ रहा होगा आपको, इंटरप्रिटेशन आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और कोई ऐसा टर्म या कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ। तो हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना ही चाहिए, ऐसा नहीं है जो कोई चीज़ आप लोगों को कन्फ्यूजन रहे। तो डालमिया ग्रुप ने क्या किया, जब ऐसा लगातार चलाया जा रहा था अभियान, मतलब जो है सो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के वारंट के बाद, तो डालमिया ग्रुप ने इसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज किया। और डालमिया ग्रुप ने कहा कि ये इसमें सर्च एंड सीजर के दौरान हमारे कुछ प्राइवेट मतलब डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स वगैरह जो होते हैं उसको भी देखा जा रहा है, जो हमारा पर्सनल है। ये डालमिया ग्रुप क्लेम कर रही है।
मतलब कि इससे क्या हो रहा है, ये हमारा पर्सनल चीजें देख रही है, इसका मतलब कहने का मतलब ये तुम्हारे राइट टू प्राइवेसी का हनन है, हमारे फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का हनन है, ये कहा गया जो है सो डालमिया ग्रुप के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मतलब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का ये कहना रहता है इस केस में कि ओवरराइड कर सकता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, मतलब फॉर सर्चिंग फॉर सिक्योरिटी ऑफ सोसाइटी, हम कह सकते हैं सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए ओवरराइड कर सकता है पावर ऑफ सर्च एंड सीजर, ये अलाउ है क्योंकि सोसाइटी के सिक्योरिटी का यहाँ पे बात चल रहा है, तो उसमें आप लोग उसे रोक नहीं सकते हो, चाहे उसमें आपका पर्सनल चीज भी क्यों ना देखा जा रहा हो। क्लियर, समझ आ रहा है आपको। उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट फाइनली इस केस में कहती है कि राइट टू प्राइवेसी नाम का कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में फंडामेंटल राइट में है ही नहीं, इट इज ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब राइट टू प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बाद में जाके राइट टू प्राइवेसी हम लोग देखते हैं कि एस पुट्टास्वामी केस में बताया जाता है राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट बनाया जाता है, लेकिन उस समय तक एमपी शर्मा केस के टाइम में राइट टू प्राइवेसी नाम का कॉन्सेप्ट नहीं था इंडिया में। लेकिन अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस का जो 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो अपने सिटीजन्स को राइट टू प्राइवेसी देता है। मतलब क्या हुआ, राइट टू प्राइवेसी मतलब उनके पर्सनल चीजों को आप नहीं देख सकते हैं, ये यूएस में ऐसा रूल है। इंडिया में लेकिन इस समय के केस तक जो है ऐसा कोई खास रूल नहीं था। केएस पुट्टास्वामी केस जिसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा, उसमें जो है सो फंडामेंटल राइट में राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के अंदर जो है ऐड किया गया। क्लियर, यही था हमारा जो है सो एक छोटा सा एकदम क्लिप ऑन द एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र केस। नाउ अब हम लोग बात करेंगे ये खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस। इस साइड आप लोग देखें, खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस क्या था। खरक सिंह को जो है सो डकैती के केस में, सर्विलेंस जो है सो डकैती का मामला था, डकैती चोरी चपाटी वाला। यूपी पुलिस जो है सो इस पर रेगुलेशन लगाता है। ऐसा क्यों, जब डकैती का बात आया तो इसमें जो है सो कोई सबूत ना मिलने के कारण, प्रॉपर कोई सबूत जब मिलेगा तब तो इनके खिलाफ इनको जो है रिहा कर दिया जाता है, इनको जो है सो रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। यूपी पुलिस तब जाके इसको देखने के बाद यूपी पुलिस अपना रेगुलेशन लगाती है। समझ रहे बातों को, छोड़ दिया गया तो यूपी पुलिस अपना रेगुलेशन लगा दिया जिसमें सस्पेक्ट, डोमिसिलियरी एक्शन एंड ट्रैकिंग 3। सस्पेक्ट मतलब क्या हुआ, मान लो कोई जैसे खरक सिंह के घर कोई आएगा, कोई जाएगा, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, घर आने जाने वाले को सस्पेक्ट के रूप में देखा जा सकता है। ये यूपी पुलिस रेगुलेशन में फर्स्ट कहा गया। सेकंड, डोमिसिलियरी एक्शन विच मीन्स अगर पुलिस को जरूरत पड़ा तो रात को 12 बजे भी आपका दरवाजा खटखटा के, कहने का मतलब नॉक करके आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता है इंक्वायरी के लिए। यह कहा गया डोमिसिलियरी एक्शन, सेकेंड पॉइंट यूपी पुलिस रेगुलेशन के अंदर। एकदम पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझना है, रटने का कोई प्रयास नहीं करना। ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड है और चीज़ों को आप इंटरलिंक करते जाओ, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको समस्या देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट इज जस्ट ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को ट्रैक करना, जैसे इनकम को, हमारे मूवमेंट को, हम कहाँ खाना खाने जा रहे हैं, हम कहाँ नैन मटकी करते हैं, तो ये सब चीज़ को भी ट्रैक करना। तो ये सब काम आपको नहीं करना है। इसमें बताया गया खरक सिंह केस में यूपी पुलिस रेगुलेशन के तहत नैन मटकी करोगे तो पटाख से ये पकड़ लेगा। ट्रैकिंग में इनकम हो, मूवमेंट हो, जैसे राइट टू फ्रीडम हमें देता है। ठीक है, खरक सिंह बेचारा, बड़े बाबा अंकल खरक सिंह जो थे परेशान हो गए। उन्होंने जो है सो क्या किया, गए सुप्रीम कोर्ट। अपना क्या करें, रीट तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, दोनों जगह आप दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट 226, सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल का यूज़ करके। बाबा खरक सिंह परेशान हो गए, बोले अब नहीं मानेंगे, अब यूपी पुलिस रेगुलेशन लगा दिया है, हम परेशान हो रहे हैं, हमारे मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है, हमारे इनकम को ट्रैक किया जा रहा है, हम नैन मटकी कर रहे हैं उसको ट्रैक किया, दैट्स वाई अब हम सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन रिट फाइल करेंगे आर्टिकल 32 का यूज़ करके। ठीक है, तो उन्होंने पुलिस के रेगुलेशन को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में ये करके। ही सेड वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 21। तो इसमें खरक सिंह कह रहे हैं कि ये तो मेरे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लाइबर्टी का हनन हो रहा है, वो तो बोलेंगे ही। तो सुप्रीम कोर्ट की 6 जजेस की बैठक, आपको मैं एक चीज और बता दूं कि एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र केस में मैंने नहीं बताया, 8 जजेस की बैठक हुई थी। इस टाइम में चीफ जस्टिस थे मेहरचंद महाजन। जो हमने देखा था कि ए.के. गोपालन केस में चीफ जस्टिस कौन थे, H.J. कर्णिया, जस्टिस उस टाइम में थे मेहरचंद महाजन। केस ये क्या बोलते हैं उसको, ए.के. गोपालन केस के बारे में हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस केस में 8 जजेस की बैठक हुई थी और जस्टिस थे उस टाइम में मेहरचंद महाजन। और खरक सिंह केस में 6 जजेस की बैठक हुई थी, 6 बेंच की जजेस की बेंच।
तो डोमिसिलियरी एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। सुप्रीम कोर्ट का 6 जज बैठे, उस पर जो खरक सिंह द्वारा पिटीशन दायर किया गया, जो आर्गुमेंट किया गया, तो डोमिसिलियरी एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। मतलब कि रात को अगर आप जा रहे हो, नॉक करके दरवाजा, उसको थाने बुला लेते हो, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया, मतलब उसको हटा दिया गया। यूपी पुलिस ने रेगुलेशन लगाया था खरक सिंह पर। उसके बाद जो है सो राइट टू मूवमेंट 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी इनफ्रिंजेस विद फिजिकल रिस्ट्रिक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। आर्टिकल 19 क्या कहता है हमारा? राइट टू फ्रीडम, जिसमें 6 राइट्स हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेकेंड वन इज असेंबली, थर्ड इज एसोसिएशन, फोर्थ इज मूवमेंट, फिफ्थ इज रेजिडेंस एंड सिक्स इज फ्री प्रोफेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस वगैरह आप कर सकते हैं। तो इसमें 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी इज हमारा मूवमेंट, राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, आर्टिकल 19 से 22 राइट टू फ्रीडम हो जाता है, जो फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। तो ये क्या कहता है कि फिजिकल रिस्ट्रिक्शन से ही हमारा राइट टू मूवमेंट जो है सो क्या हो सकता है? इन्फ्रिंज हो सकता है। मतलब जबरदस्ती किसी को हम बंद कर दे तब पकड़ के, फिजिकल रिस्ट्रिक्शन। लेकिन ऐसा तो इसमें नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं। लेकिन उसी टाइम एक जस्टिस थे जिनका नाम था सुब्बा राव, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, SUBA सुब्बा राव साहब। इन्होंने अपना डिसेंटिंग ओपिनियन इस केस में दिया और कहा कि भाई साहब, ये जो आप बता रहे हैं कि राइट टू फ्रीडम फिजिकल रिस्ट्रिक्शन से ही इन्फ्रिंज होता है, तो ये कैसा फ्रीडम है जिसको ट्रैक किया जा रहा है, हर एक मूवमेंट को ट्रेस किया जा रहा है। तो ये तो कहने का मतलब ओपन फ्रीडम नहीं हुआ जो भारत के नागरिकों को मिला है। तो ये तो उनके राइट टू फ्रीडम 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी का वायोलेशन है। अब किसी दोस्त से आप मिलने के लिए जा रहे हो, किसी होटल में खाने के लिए जा रहे हो, कहीं मार्केट आप घूमने के लिए जा रहे हो, क्या बाहर आप एक्टिविटीज कर रहे हो। हाँ ठीक है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम आप नहीं करोगे जो लॉ के अगेंस्ट हो, लेकिन आप वैसे बाहर जा रहे हो तो हर चीज को ट्रैक करना ये तो आपकी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन है। तो सुब्बा राव का ये जो ओपिनियन था, इन्होंने जो अपना ओपिनियन दिया, डिसेंटिंग ओपिनियन, ये आगे चलकर काफी लैंडमार्क साबित हुआ। आगे के केस में इनका ये ओपिनियन जो है सो राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट के रूप में भी तब्दील करने में बहुत हद तक मदद करता है। कैसे? जैसे हम लोगों ने AK गोपालन केस में क्या देखा था कि बताया गया कि उसमें जो है सो एग्जीक्यूटिव एक्शन को, आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन को चेक किया जाएगा, न कि लेजिस्लेटिव एक्शन को। लेकिन जब मेनका गांधी केस 1978 में आता है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जब उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट में, तब उसमें क्या कहा गया? जो सरकार ने कहा कि भाई लॉ, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ तो रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी का पासवर्ड ऐसे जब्त कर लोगे, रीजन बताओ भाई साहब। तो उसमें आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शन को भी चेक किया गया था। इसी तरह इस जस्टिस सुब्बा राव के इस ओपिनियन को आगे चल के किसी लैंडमार्क केस में इनका जो ये ओपिनियन था बहुत हद तक कारगर साबित होगा। मैं आशा करता हूं खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा को जितना मैंने डिटेल में बताया, कहीं आपको कोई समस्या नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। बाकी आप लोग का जो कोई कमेंट है इस संबंध में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और केसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे और आर्टिकल 18, 19, 20 को देखेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।